Hello everyone. So now we are going to start our sixth lecture. In this we are going to study about resistance. अब बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला हमने निकाला कैसे. हमने रेजिस्टेंस को कहा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो हमने कांस्टेंट इस्तेमाल किया है, तो हमने लिखा V इक्वल्स टू I इंटू आर. तो मतलब ये जो R है बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो मैं बता दूं कि बेटा रेजिस्टिविटी कभी भी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट पर डिपेंड नहीं करेगी. रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये. डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे बेटा. एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग थ्रू द वायर एंड लोड्स ऑफ द एक्सटर्नल करंट एनकाउंटर रेजिस्टेंस. मतलब बेटा रेजिस्टेंस का नाम से ही समझ में आने लगता है कि ये अपोज करने वाला एक फैक्टर है. जैसे आप लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है, ऐसे ही बेटा फ्रिक्शन की जो बात करते हैं वो हम मैकेनिक्स में करते हैं. पर जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स होता है, उस अपोजिंग फोर्स को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस का. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज़ द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब बेटा हिंड्रेंस का मतलब इसको रोकता है, ये किसको, चार्ज को, फ्लो को. पोटेंशियल क्या करता है बेटा, ढकेलता है, चार्ज को फ्लो करने की कोशिश करता है. पर रेजिस्टेंस उसी फ्लो होने वाले चार्ज को क्या करता है, रोकता है. तो अगर अब मैं ये पूछूं कि आपको रेजिस्टेंस चाहिए है, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपका रेजिस्टेंस कम से कम हो. अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो आप ये कहोगे कि सर हमें पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, करंट को फ्लो के लिए. अब उसके आगे देखते हैं बेटा. फॉर एन इलेक्ट्रॉन द जर्नी फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल इज़ नॉट डायरेक्ट रूट, रादर इट इज़ अ zigzag path that result for countless collision with fixed atom within the conducting material. The electron encounter resistance and the hindrance of the movement. मतलब यही बताया कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या, कई सारे पार्टिकल है. जैसे इस रूम में देखिए, जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पे गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने केमिस्ट्री में कहा था ब्राउनियन मूवमेंट. तो सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस के अंदर भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को टकरा रहे हैं, वो मूव नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा. द एसआई यूनिट की बात करते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. बेटा आपकी इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम है. एक बार मैं फिर से बताता हूँ बेटा. पोटेंशियल मतलब वी की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट. करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है. और यहाँ पर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या आ जाती है, ओम. ये जो साइंटिस्ट हैं जिनने डिस्कवरी करी थी, रिलेशनशिप बताया था पोटेंशियल और करंट के बीच में, उन्हीं के नाम पे रखा गया इस कांस्टेंट का नाम ओम. अब बेटा आपका रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, आपने कई बार कोई चिप या कंप्यूटर सिस्टम को खोला हुआ तो आपने इस तरीके के रेजिस्टेंस देखे होंगे और इसके ऊपर लिखा भी रहता है. ये जो बैंड बने हुए हैं ना, ये ब्लैक स्ट्रिप, वाइट स्ट्रिप, ये बेटा इन्हीं के बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है. इसका रेजिस्टेंस कितना है और कितना आउटपुट दे सकता है, ये सब इसी के ऊपर लिखा रहता है. ठीक है, अब देखते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. कौन से फैक्टर हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. लेंथ ऑफ द कंडक्टर पहला. अब अच्छा आप खुद सोचो, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी वायर की, क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा उतनी देर बाद क्या आपको करंट मिलेगा. ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, लेंथ जो कंडक्टर की हो वो ज़्यादा हो. इसीलिए बेटा आपने देखोगे कि पहले जो चार्जर के जो वायर आते थे वो काफ़ी लंबे आते थे. अब जो चार्जर के वायर आने लगे हैं वो काफ़ी छोटे आने लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि मोबाइल की जो चार्जिंग है वो जल्दी हो सके. ठीक है,
सेकेंड फैक्टर पे हम देखते हैं। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मान लो बेटा आपके पास दो होल है, एक ये छोटा सा होल है और एक ये बड़ा सा होल है। अब अगर इसमें मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से ज़्यादा पास होंगे या इसमें से ज़्यादा पास होंगे, तो आप कहेंगे सर ये सेकेंड वाले में से ज़्यादा पास होंगे। तो सेम बेटा कारण है। आपके एक रूम में मान लो 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैंने सब बच्चों से कह दिया कि हाँ बेटा अब चलो आपकी क्लास ओवर हो गई, आप घर जा सकते हो, और आपके उस रूम में गेट सिर्फ एक ही है, तो बच्चे क्या आपस में टकराएंगे? और अगर आप ध्यान से देखो उस क्लासरूम को, तो क्या गेट की तरफ क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने जल्दी मूव नहीं हो पा रहे होंगे। पर अगर मैं एक गेट की जगह दो गेट लगा दूंगा, तो क्या बेटा बच्चे आराम से मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो मतलब जितना ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही फ्रीली और आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब बेटा कई सारे नेचर के होते हैं। ठीक है, नेचर का ये मतलब है कि कार्बन के हैं, ग्रेफाइट्स के हैं, उनका मटेरियल क्या है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? उसके नेचर पे। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कितने टेम्परेचर पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेटा आप ये याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कंडक्टर के केसेस में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर सेम सेमीकंडक्टर के केसेस में नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के केसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रेजिस्टिविटी की। It is found by an experiment that resistivity of a given conductor is directly proportional to the length। हमने बोला कि बेटा जो रेजिस्टेंस है, अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। फिर हमने देखा कि जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। फिर हमने देखा द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। फिर हमने कंक्लूड किया कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। और यहाँ पे बेटा अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ये रो। ठीक है, अब ये रो को हमने बोला रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, वेयर रो इज अ कांस्टेंट known as a resistivity of a material. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of the rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. बेटा resistivity हमने क्या समझाया? resistivity क्या रहती है बेटा? एक internal property है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में दाल बनी हुई है, ठीक है, और आप पढ़ाई कर रहे हो और मम्मी ने बहुत सारी दाल बनाई है क्योंकि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। तो अब आपकी मम्मी आपसे आकर के पूछती है बेटा कि 5-6 लोग आने वाले हैं घर पे, तो एक बार एक काम करो, मैंने जो दाल बनाई है वो टेस्ट करके बताओ। तो अब जब आपको वो दाल टेस्ट करनी है बेटा, तो उसके लिए क्या पूरी कढ़ाई को जिसमें दाल बनी है, जिस वेसल में, उसको आपके पास लाना ज़रूरी है क्या? अगर मम्मी छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी डाल करके आपको एक स्पून से टेस्ट कराएंगे तो आप उससे आइडिया बता सकते हो कि नहीं? तो ये बेटा इंटरनल प्रॉपर्टी है, मतलब जो उस छोटे से पीस के साथ हो रहा होगा वही उस पूरे सिस्टम के साथ हो रहा होगा। तो रेजिस्टिविटी क्या कहती है? रेजिस्टिविटी ये कह रही है कि जितनी रेजिस्टिविटी 1 मीटर लंबे और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन की जो होगी वही पूरे सिस्टम की होगी, वही पूरे कंडक्टर की होगी। ठीक है, तो ये स्मॉल वर्जन है उसका।
तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, R इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पे द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज R एंड द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो बेटा यहाँ से रो की जो यूनिट आती है वो आती है ओम, मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आती है वो आती है ओम मीटर। ठीक है, तो नीचे लिखा भी है कि बेटा द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब बेटा ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आपको ये याद बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ये वैल्यू दी गई होगी पेपर में ही, तो आपके इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस आप एक चीज़ देखिए कि अगर कंडक्टर की बात आती है तो कंडक्टर में सबसे अच्छी जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी है, सिल्वर की। और यहाँ पे जब सबसे नीचे देखोगे तो वो रेजिस्टिविटी किसकी आएगी बेटा, आपकी पेपर की, सबसे कम जो आती है। ठीक है, अब आप देखिए कि सर कंडक्टर में सिल्वर सबसे अच्छा है, उसके नीचे कॉपर आता है, तो हम सिल्वर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं बेटा? सिल्वर को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो हमें चीज़ों का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन भी देखना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। इसके जो हमने एक्सपेरिमेंटली ये जो हमें रिजल्ट मिले हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, उस पर हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है उसे देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय आर मच मोर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। मतलब अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्योर मेटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। Example, the resistivity of manganese, which is an alloy of copper, manganese and nickel, is about 25% more than that of copper. ठीक है, alloys are used in making heating as a material. अब बेटा अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो जब भी आप रेजिस्टेंस, मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन की तरह समझो। अगर बेटा किसी चीज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर आप अपने हाथ को रब करो बहुत जल्दी तो क्या हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब भी बेटा फ्रिक्शन आता है तो आपका 2 टाइप के लॉसेस होते हैं सिर्फ। एक तो या वियर लॉस होगा, मतलब वो चीज़ टूटेगी, ख़राब होगी, या दूसरा हीट लॉस होगा। ठीक है, अगर हीट लॉस हो रहा है तो सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहा होगा, लॉस किस में जा रहा होगा, हीट में। अब अगर हीट में जा रहा होगा तो बेटा इसका मतलब वायर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि जब भी हमें हीटिंग एलिमेंट चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रूम हीटर चाहिए या आपको हीटर जिसमें खाना वगैरह पकाना है वो चाहिए, तो आप अलॉयज़ का मेटल उसमें इस्तेमाल करते हो। क्यों, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो वायर में क्या हीट प्रोड्यूस होगी तो आपका आउटपुट दर पे हीट है, आपका उस जगह आउटपुट कहीं से कहीं तक करंट नहीं है। ठीक है, alloys have very high resistivity due to which heating element produce a lot of heat on passing the current. ठीक है, alloys do not undergo oxidation easily even at high temperature. बेटा alloys oxidation process के अंदर नहीं जाते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। आपको पता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का ये मतलब है कि या तो आपको ऑक्सीजन मिले या तो आपके कंपाउंडमेंट से हाइड्रोजन जाए। तो अलॉयज़ जो होते हैं वो ना तो बहुत इजीली ऑक्सीजन अपन गेन करते हैं और ना ही अपने आप से हाइड्रोजन जाने देते हैं।